हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल टेक फ्रेंड्स। आज इसरो UR राव जो इसरो की यूनिट है उससे रिक्वायरमेंट निकाला गया था टेक्नीशियन बी फीटर पोस्ट पर, जो कि जिसका एग्ज़ाम 3/11/2022 को कंडक्ट कराया गया था। इसकी फाइनल आंसर की आउट हो चुकी है और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट लिस्ट आउट हुआ है, जिसका फुल क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करेंगे आज कि किस क्वेश्चन को रिमूव किया गया है, जिससे कि कौन सा क्वेश्चन जो है कि सही रखा गया है, किसका सही आंसर दिया गया है। तो आज इस पर क्वेश्चन पूरा फुल डिस्कशन किया जाएगा, जिसमें टोटल क्वेश्चन नंबर 60 हैं, जिसमें टेक्निकल क्वेश्चन 40 है और नॉन टेक्निकल क्वेश्चन 20 है। तो एक क्वेश्चन सही पर 3 नंबर मिलते हैं, और जब एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसका 1 नंबर निगेटिव माइनस करता है, मतलब निगेटिव होता है। एक क्वेश्चन सही में होगा तो 3 नंबर मिलेंगे आपको, अगर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो 3 में से 1 घट जाएगा, तब 2 ही नंबर आपका पर्याप्त होगा। तो ये जो है कि वहाँ का पेपर का पूर्णांक का सिस्टम है देने के लिए, नंबर देने के लिए। तो इसका पोस्ट कोड देख रहे होंगे आप, जिस पर दिखाया जा रहा है यहाँ पर देखिए, यह आईओन डिजिटल जोन IR बाजार सेंटर में हुआ है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है, टेस्ट सेंटर है। 3/11/2022 कंडक्ट कराया गया था। सेकंड शिफ्ट का पेपर है, 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। और टेक्नीशियन बी फीटर पोस्ट 00 पोस्ट कोड है 2। तो ये टेक्नीशियन बी फीटर का पेपर है। और चलते हैं पेपर क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो चलते हैं डिस्कशन करते हैं इसके लिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन में पूछा गया है, गैस वेल्डन में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का वाल्व पर चूड़ी होता है, तो गैस वेल्डन में ऑक्सीजन सिलेंडर वाल्व पर कौन सी चूड़ी कटी होती है। तो आप सभी को पता है कि इसमें जो है कि बाई जो थ्रेड होती है, यह जो है कि एसिटिलीन पर कटी होती है, और जो दाईं वाली थ्रेड होती है यह जो है कि ऑक्सीजन सिलेंडर पर कटी होती है। और जो सी ऑप्शन दिया गया है, यह बाईं और दाईं ओर हो सकता है, तो ए तो होगा नहीं, ठीक, और ए वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। और जो उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसमें से एक है सही, जो कि एसिटिलीन ऑक्सीजन सिलेंडर पे दाईं ओर की थ्रेड कटी होती है, और ऑक्सीजन सिलेंडर पे दाईं ओर की थ्रेड कटी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें बी ऑप्शन सही किया गया, और जिसका भी क्वेश्चन पेपर वो बी ऑप्शन सही किए हैं, ठीक। तो इसमें ए जो ऑप्शन है वह जो है कि एसिटिलीन सिलेंडर पर कटा होता है थ्रेड, ठीक। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन नंबर पर दिया गया, एक परत धातु पत्र कार्य में सिम को बंद करने और खोलने के लिए प्रयुक्त हस्त औजार है। एक परत धातु कार्य में सिम को बंद करने और खोलने के लिए प्रयुक्त हस्त उपकरण, मतलब हैंड से जब सिम को बंद किया जाता है, हैंड उपकरण कौन सा है, हैंड टूल कौन सा है। तो इसमें जो है कि ट्रेमल से, देखिए ट्रेमल से जो है कि वृत्त खींचा जाता है। रिवेटिंग हथौड़ा जो है कि यह जो है कि हैमरिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है रिवेट को। और जो है कि ग्रूवर जो है इसमें सही ऑप्शन है, ठीक है, ग्रूवर जो है कि इसमें सही ऑप्शन है। जब ग्रूवर होता क्या है, जब चादर में जोड़ लगाया जाता है तो वह जोड़ ढीला होता है, ठीक, ढीला जोड़ खुल जाता है, उसे लॉक करने के लिए तथा जोड़ को लीक प्रूफ करने के लिए ग्रूवर का प्रयोग किया जाता है। ग्रूवर को सिम की साइड से सहारा किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है कि इसमें जो है कि आपका ए ऑप्शन सही है, और जिनका भी है उन्होंने ए ऑप्शन सही किया है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया गया है, वाल्व तकुआ में प्रयुक्त चूड़ी होती है, ठीक। वाल्व तकुआ में प्रयुक्त चूड़ी होती कौन सी चूड़ी होती है, ठीक। वाल्व होते हैं, जो पानी वाले वाल्व होते हैं, उसमें कौन सी थ्रेड कटी होती है। तो इसमें जो है कि एक में चूड़ी दिया गया ए में, फिर दूसरे में दिया गया पुस्ता चूड़ी, फिर तीसरे सी में दिया गया है वर्म चूड़ी, फिर डी में दिया गया नक्कल थ्रेड। तो जो इसमें प्रयुक्त होता है वह इसमें जो जल्दी खुल जाए और जल्दी बंद हो, तो उसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग और जल्दी खुलना और जल्दी बंद करना ये सबसे आसान है डी वाला ऑप्शन, यही के ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही सही है। इसका जो कि ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जैसे वाल्व स्प्रिंग में, रेलवे कपलिंग में, और इसकी गहराई जो होती है 0.5 इंटू पिच होती है, ठीक। और यह अर्धगोलाइन बना होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका प्रयोग ज़्यादा वाल्व और उसमें किया जाता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ए डी वाला सही है, जिसका भी है उन्होंने एक गलत किया है, ए ऑप्शन पर गए, लेकिन इसका डी ऑप्शन सही है, ठीक। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे।
अब इसमें दिया गया है ग्रेड 8.8 M8 किलक का अधिकतम कसने का टार्क क्या है। ठीक, तो 8.8 ग्रेड M8 किलक का अधिकतम कसने का टार्क जो है कि इसमें निम्मी बुक के अकॉर्डिंग 30 न्यूटन मीटर है, 30 न्यूटन मीटर है। ठीक है, 30 न्यूटन मीटर है। ठीक है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो निम्मी बुक में यही दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर ऑप्शन में कोई नहीं है। ठीक, सिर्फ एक है समथिंग, उसके लगभग में जो है कि बी ऑप्शन है 28.8 न्यूटन मीटर। तो इसके अकॉर्डिंग जो है यही सही है। ठीक है, इसको विभाग भी सही माना है। ठीक, और ये 44 नहीं होगा, आपका 9.5 नहीं होगा और 5.4 नहीं होगा, तो इसमें जो है कि बी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें 28.8 सही, अगर 28.8 ना होता 30 होता तो 30 सही होता, क्योंकि निम्मी बुक के अकॉर्डिंग 30 दिया गया। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बेंच का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो बेंच का प्रयोग जो है कि, अच्छा हाँ, इसमें जो है कि एक चीज़ छूट गया आपके लिए, भैया ये बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, 4th में इसमें छूटा है यह कि टार्क पूछा। टार्क बराबर होता क्या है। टार्क बराबर होता है आपका जो है कि टी से टार्क होता है और बराबर एफ इंटू यल होता है। ठीक है, बल इंटू बल की लंबाई, जो बल लगाया जाता है वो किस दिशा में लगाया जाता है, उसके हैंडल की लंबाई जो होती है वह जो होती है यही होता है टार्क बराबर, इसका फार्मूला है ये। इसी के अकॉर्डिंग ये निकाला गया है बी वाला ऑप्शन 28.8। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में पूछा गया बेंच का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो बेंच का प्रयोग जो है कि भूमि पर, इसमें बी ऑप्शन सही है। ठीक है, इन्होंने जो इसका पेपर इन्होंने भी सही किया है, बेंच का प्रयोग भूमि पर अधिक भार को खींचने के लिए किया जाता है, सही है। और ए ऑप्शन में दिया गया जब भी भार को उठाना पड़ता है, तो भार को उठाने के लिए वो जैक रहता है और क्रेन रहता है, इस सब का प्रयोग करता है। ए ऑप्शन एक गलत है। ठीक, और सी ऑप्शन क्या दिया, रास्ते में असमतल सतह में आसानी से लुढ़काने के लिए, नहीं, ये आसानी से कोई सामान कैसे आप असमतल है उसमें आसानी से कैसे लुढ़का सकते हैं, बेंच का प्रयोग करके नहीं लुढ़का सकते हैं, गलत। तो डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त सभी, तो ऐसा नहीं है, इसमें जो है कि बी ही ऑप्शन सही है। ठीक है, बेंच का प्रयोग भूमि पर अधिक भार को खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पाइप फिटिंग में निम्नलिखित चिन्ह को पहचानें। ठीक, तो इसमें जो एक चिन्ह दिया गया है, ये आप लोग देख रहे होंगे चिन्ह, तो ये किस चीज़ का चिन्ह है। तो इसमें जो है कि ये चिन्ह है आपका संयुक्त पेंच, जिसे यूनियन कहते हैं, जिसे यूनियन हिंदी में कहते हैं यूनियन। ठीक है, ये यूनियन का चिन्ह है, इसे संयुक्त यूनियन स्क्रू। ठीक है, स्क्रू का चिन्ह है यह। ठीक है, जिसमें और प्लग का पहचान, इसका सिंबल क्या होता है। तो प्लग का सिंबल जो होता है वह यह होता है, यह। ठीक, यह होता है। और जो ए नंबर का है, ए नंबर दिया गया है कि जोड़ या सॉकेट का, जोड़ और सॉकेट के लिए एक सिंगल होता है। ठीक है, यह होता है ए नंबर का। ठीक, और जो क्रॉस दिया गया है, क्रॉस में जो है कि यही जो होता है, यही इधर ऐसे, एक ऐसे छोटा, एक ऐसे छोटा, एक ऐसे छोटा, इस तरीके से होता है, तो एक क्रॉस का हुआ। और जो यूनियन का है, यूनियन में एक ऐसे है, एक बीच में बड़ा है, इसके इधर छोटा साइज है और इधर छोटा साइज है, ये यूनियन का सिंबल है, जिसे संयुक्त पेंच कहते हैं। ये डी ऑप्शन सही। इसका प्रयोग उस तंग जगहों पर होता है जहाँ पाइप को जो है कि जल्दी खोलना हो, जल्दी लगाना हो, तंग जगहों पर किया जाता है। और इसमें जो है कि जैसे कि लंबी पाइप है जोड़ी गई है, तो उसमें बीच बीच में दो एक ठो यूनियन लगा दिया है, जिससे कि आसानी से उसको मेंटेनेंस किया जा सके, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो एक धातु पत्र में प्लेट के किनारे तथा रिवेट के शीर्ष को बंद करने पर बनने वाले धातु से धातु जोड़ को क्या कहते हैं। तो इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन सही है, इन्होंने भी ए ऑप्शन सही किया। तो ये सही है कि जो धातु, जो सीट मेटल का कार्य होता है, सीट जो होती है चादर, उसका और रिवेट के शीर्ष के हेडों को जो मतलब जिस टूल से किया जाता है वो काल पट्टी करना इसमें कहा गया है। तो इसको कुकिंग कहते हैं, कॉकिंग टूल। क्या कहते हैं, कॉकिंग टूल। हम कुकिंग कह रहे हैं, कुकिंग गलत, सॉरी। ये जो है कॉकिंग टूल होता है, कॉकिंग औजार। ठीक, औजार कहिए चाहे टूल कहिए, औजार। ठीक, औजार, कॉकिंग औजार, और जिसे कॉकिंग कहते हैं और कॉकिंग औजार का प्रयोग करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ए ऑप्शन सही है। ठीक, अब इसमें देखते हैं बी ऑप्शन में। ठीक, तो बी ऑप्शन में जो है कि दिया गया प्लग लगाना। प्लग लगाना का मतलब फ्लोरिंग,
इसमें इंग्लिश से इसका जो है प्लग लगाना मतलब फुलरिंग है, ठीक है। ये सही नहीं, बी वाला ऑप्शन सही नहीं है। और सील लगाना, सील भी, ये भी नहीं सही है। डी वाला ये भी नहीं सही है। तो इसमें ऑप्शन सही है ए वाला, ठीक। तब बी वाला जो है फुलरिंग होता है। फुलरिंग किस लिए किया जाता है? फुलरिंग जो है कि किया जाता है आपका दो प्लेटों के किनारों को आपस में मिलाकर लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाने के लिए फुलरिंग किया जाता है, ठीक। दो प्लेट हैं, उनको आपस में जोड़ करके लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाने के लिए जो प्रक्रियाएं की जाती हैं जिस टूल से, उसे फुलरिंग टूल कहते हैं, ठीक। उस क्रिया को फुलरिंग कहते हैं, ठीक। और जो धातु की सीट और रिवेट की सीट्स को मिलाया जाता है, उसको लीक प्रूफ किया जाता है, उसे कॉकिंग टूल द्वारा किया जाता है। और जो है कि वह कॉकिंग टूल द्वारा किया जाए, कॉकिंग क्रिया कहते हैं उसे, ठीक। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है लेथ में संयोजित रेस्ट को किस एंगल तक समतल रूप में घुमाया जा सकता है? तो लेथ का जो क्रॉस स्लाइड के ऊपर तथा उसके आगे लगाया जाता है, जिसे क्षैतिज अवस्था में 360 डिग्री तक घुमाया जाता है, उसे कंपाउंड रेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसको जो है कि 360 डिग्री पर घुमाया जाता है, ठीक है। इसको 360 डिग्री पर, डी वाला ऑप्शन सही है, इनका भी सही है, जो इनका पेपर है। 360 डिग्री पर घुमाया जाता है कंपाउंड रेस्ट को। इसके ऊपर जो है कि कंपाउंड रेस्ट के ऊपर टूल पोस्ट लगा होता है और इसके नीचे क्रॉस स्लाइड लगा होता है। क्रॉस स्लाइड के नीचे जो है कि सैडल लगा होता है, सैडल के नीचे जो है कैरिज होता है, ठीक है। इतना समझ में आया हो? तो अब चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया धातु पत्र कार्य में जोड़ को मजबूत और रिसाव प्रूफ बनाने के लिए, ठीक, रिसाव प्रूफ बनाने के लिए प्रयुक्त शोल्डर लैप जोड़ को पहचाने, ठीक। तो यह जो ज्वाइंट है, यह आप जैसा देख रहे होंगे फिगर में, यह ज्वाइंट जो है, एक जो है कि जॉगलेट लैप ज्वाइंट है, ठीक है। और जो एबूटिंग ज्वाइंट होती है उसमें लैप जो होता है, लैप ऐसे ज्वाइंट होता है, एक के ऊपर एक, ठीक। ए नंबर के अकॉर्डिंग ए ऐसा होता है, ठीक। और जो जॉगलेट लैप ज्वाइंट है ये इस तरीके से होता है, ठीक। और जो सील एबूटिंग लैप ज्वाइंट और कॉर्नर, तो उसको देखते हैं चल के कैसा होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसा कि दिख रहा होगा आपको, ये थोड़ा और बड़ा कर दें, ठीक। देखिए यहाँ पर जो लैप का फिगर है ये ऐसा होता है, ठीक। और जो जॉगलेट है वो इस तरीके से फिगर है, ठीक। और एबीटिंग ज्वाइंट जो है वो इस तरीके से, ठीक है। और फिर जो और यहाँ पर दिया गया कार्नर, एक फोर्थ ऑप्शन में था जो कार्नर ऐसा है, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन, आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए यह है एबूटिंग ज्वाइंट, इस तरीके से करके होता है, इस तरीके से, ठीक है। और जो कार्नर ज्वाइंट होता है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका ऑप्शन बी सही है। जिन्होंने किया है उनका भी, इन्होंने बी सही किया है, इसका बी सही ऑप्शन, ठीक। अब 10वें क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं, जो सूत्र है निकालने के लिए दिया गया है, जो कटिंग स्पीड का है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि नरम इस्पात को काटने के लिए 2 सेंटीमीटर व्यास वाले अति उच्च इस्पात वेधक के लिए आरपीएम की गणना करें। और इसमें कर्तन स्पीड, कटिंग स्पीड 31.4 मीटर प्रति मिनट दिया गया है, ठीक। तो इसमें जो कटिंग स्पीड का मात्रक होता है, ठीक, वो मीटर प्रति मिनट होता है, ठीक, मीटर प्रति मिनट, ठीक। और जो आरपीएम का होता है, जिसे आरपीएम एन से करते हैं, तो उसका जो होता है मात्रक वह होता है मिलीमीटर, ठीक, मिलीमीटर प्रति आरपीएम, ठीक, यह होता है, ठीक, आरपीएम, ठीक। इसके बाद अब यहाँ पर दिया गया है जो व्यास है 2 सेंटीमीटर, तो उसको व्यास को हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर को एमएम में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ दिया गया है आरपीएम एमएम में निकालने के लिए एमएम प्रति रिवोल्यूशन मिनट, ठीक। तो उसको एमएम में कन्वर्ट करेंगे जब, तो यहाँ पर वह हो जाएगा कितना आपका कि 20 सेंटीमीटर, ठीक, 20 हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर जगह 20 एमएम हो जाएगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 10 एमएम होता है और 2 सेंटीमीटर में 20 एमएम हो जाएगा, ठीक। तो और कटिंग स्पीड क्या, कटिंग स्पीड का फार्मूला क्या है, कटिंग स्पीड का फार्मूला है आपका, ठीक। तो अब जो है कि सी एस बराबर कितना दिया है गया है 31.4, ठीक, मीटर प्रति मिनट, ठीक, ठीक। और जो है कि डी बराबर कितना 2 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करेंगे जब हम, तो ये 20 एमएम हो जाएगा, ठीक। तो अब इसका जो फार्मूला था, जैसे कटिंग स्पीड बराबर पाई डी एन बटे 1000, ठीक, पाई डी एन बटे 1000, ठीक।
तो आप इसको लगाएंगे तो इसको कैसे, एक कटिंग स्पीड दिया 31.4, ठीक, और बराबर पाई, ठीक, फिर इंटू 20, ठीक, फिर एन, ठीक, और फिर कर देंगे आप 1000, ठीक। तो इसको जब एन को पक्षांतर करेंगे इस एन को, तो अभी देखिए एन को यहाँ पक्षांतर करने के बाद एन जब यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 31.4, ठीक, इंटू 1000, ठीक, 1000 अपान 20, पाई का मान रहेगा ना, पाई का मान 3.14 रखने पर 3.14 इंटू 20, ठीक। अब देखिए अब सॉल्व हो गया, ठीक। यह जो है कि 1 शून्य से 1 शून्य गया, 2 25 10, ठीक, 2 25 10, 1 शून्य 50 यहाँ आ गया, ठीक। और यह जो है कि 31.4 3.14 से 10 बार में चला जाएगा भाग, ठीक है, यहाँ पर 10 बार। तो अब आपका n बराबर बचता है कि 10 इंटू 50, ठीक। तो इसको गुणा करेंगे तो यह 500 आ जाएगा, 500 RPM, ठीक है। यह इसका आंसर आ गया, ठीक। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ए वाला सही है, ठीक। इन्होंने किया है गलत, ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक, जैसा कि आपने लगाया अभी देखा है। तो इस क्वेश्चन के ऊपर जो 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिए दिया गया है कि इस बेरिंग को अच्छी प्रमोद और साथ ही तिरछी लोड को लेने के लिए अभिकल्प किया गया है, ठीक। तो अच्छी लोड जो होती है, एक्सियल लोड जो होती है, और साथ में सिर्फ जो एक्सिस लोड होता है उसे थ्रस्ट बेरिंग के द्वारा किया जाता है प्रयोग, थ्रस्ट बेरिंग, ठीक। और जो त्रिज्यीय लोड होता है उसके लिए रोलर बेरिंग, ठीक, रेडियल लोड होता है उसको जो है कि रोलर बेरिंग प्रयोग होता है। जो एक्सिस लोड होता है उसके लिए बॉल बेरिंग प्रयोग होता है, ठीक। तो यहाँ जो दोनों के लिए जो है कि दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ पर टेपर रोलर बेरिंग ही प्रयोग की जाती है, ठीक। लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जो विभाग है वो उन्होंने इसको पूरा जो स्टूडेंट इसको कैंडिडेट जो अटेंड किए उनको फुल मार्क दिए, चाहे वो रैंक किए हों चाहे ट्रू किए हैं, उनको फुल मार्क दिया गया, ठीक, ऑल कैंडिडेट को, ठीक। ऑल कैंडिडेट मतलब कि जो नहीं किए उनको भी फुल मार्क दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया है फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिप्शंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन या आंसर, फुल मार्क इज बी अवार्ड टू ऑल कैंडिडेट, मतलब सभी कैंडिडेट को जो है कि इस क्वेश्चन का मार्क दिया गया। कुछ स्टूडेंट जो है कि इसमें अलग अलग से मतलब दिए होंगे ना, ऑब्जेक्शन किए होंगे, तो इसकी वजह से सबको दे दिया गया है, ठीक। 3 नंबर सबको मिला होगा, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर, ठीक। 12 नंबर पे निम्नलिखित न्यूमेटिक चिन्ह को पहचानें। ये कौन सा न्यूमेटिक चिन्ह है, तो ये जो है कि ये ऑप्शन स्नेहक सही है, ठीक। तो जिनका है उन्होंने छोड़ दिया इनको, ठीक। कौन कौन सा चिन्ह होता है इसमें जो होता है अब देखिए ये जिसमें एयर फिल्टर का चिन्ह ये है, ठीक है, ड्रायर का ये है, लुब्रिकेशन का 3 नंबर वाला देख रहे हैं कैसा है, जो है जैसा आपका क्वेश्चन में है, ठीक, इसमें है, ठीक। और इसमें और भी जो मार्क दिए गए हैं जो भी सिंबल है, रेगुलेटर का यह है, FRL यूनिट का यह है, ठीक। तो अब और चलते हैं देखते हैं कि और तो आपको समझ में आया होगा इसमें इसका ए ऑप्शन सही है, ठीक है, इसका ए ऑप्शन जैसा कि आप फिगर देखें अभी इसका ए ऑप्शन सही, ठीक। तो अब 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या इसमें पूछा गया है। मूल आयाम के अधिकतम एवं न्यूनतम सीमा के बीच की दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि मूल आयाम के अधिकतम एवं न्यूनतम सीमा के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ठीक। तो इसको जो है कि कहते हैं बी ऑप्शन छूट, जिसे कि छूट दिया गया है, इसमें जिन्होंने अटेंड किया वो सही है, ठीक। छूट जो कि किसी चाप या पार्ट के बेसिक माप तथा वास्तविक माप, ठीक, ये विचलन ए ऑप्शन का हम बता रहे हैं आपको। इसमें जो ऑप्शन सही है वो बी वाला सही, ठीक। तो बी वाले का जो है कि आपको क्या इसका क्या परिभाषा है, इसका परिभाषा है कि हाई लिमिट और लो लिमिट के बीच में जो अंतर होता है उसे टॉलरेंस कहते हैं, ठीक। तो यही ये पूछा गया मूल आयाम के अधिकतम और न्यूनतम सीमा के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो वो टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, छूट कहते हैं, ठीक। और जो ऑप्शन ए दिया गया है, ठीक, ऑप्शन ए में दिया गया है कि किसी चाप
विचलन दिया गया। विचलन की परिभाषा वह होती है कि जैसे किसी जाव या पाठ के बेसिक माप तथा वास्तविक माप में बीजगणितीय अंतर को विचलन कहते हैं। ठीक, यह दो प्रकार के होते हैं, अधिकतम और न्यूनतम होते हैं। ठीक, और जो सी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक, तो सी ऑप्शन में जो होता है वह एक दूसरे में आवश्यकता अनुसार दो असेंबल होने वाले पुर्जों के मेल को आवश्यकता अनुसार असेंबल होने वाले पुर्जों को मेल को ही फिट करते हैं और उस क्रिया को फिटिंग कहते हैं। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग जो है कि बी ऑप्शन सही होगा। ठीक, और यहाँ पर भी उन्होंने दिया भी है आयोग की तरफ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विघटित एसिटिलीन सिलेंडर में, ठीक, एसिटिलीन सिलेंडर में दाब होता है, कितना दाब होता है? तो इसमें जो है कि जैसा कि आपको पता ही होगा कि इसमें बी ऑप्शन सही है, 15-16 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, इन्होंने भी सही किया। ठीक, और जो एसिटिलीन में होता है वह जो है कि 136 से 172 बार होता है, 136 से 172 बार होता है, बार। ठीक है, यह होता है इसमें ऑक्सीजन में। ठीक है, यह ऑक्सीजन में होता है। ठीक, यह ऑक्सीजन में होता है। ठीक है, अब जो है कि एसिटिलीन सिलेंडर जो होता है इसमें लेफ्ट हैंड थ्रेड होती है। ठीक, और इसका सिलेंडर छोटा होता है। एसिटिलीन सिलेंडर में लेफ्ट हैंड, अभी स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन था, पूछा गया था, लेफ्ट हैंड थ्रेड होती है एसिटिलीन में। ठीक है, और जो है कि यह इसका नीचे सिलेंडर के नीचे ऐसे छोटा सिलेंडर होता है, इसके नीचे सेफ्टी वाल्व लगे होते हैं। ठीक है, और जो होता है कि इसका कलर सिलेंडर का मैरून या लाल रंग का होता है, मैरून या लाल, ये भी पूछा जाता है। ठीक, और जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है उस पर राइट हैंड थ्रेड होती है। कौन सी? राइट हैंड। ठीक, और यह जो बड़ा सिलेंडर होता है ऑक्सीजन एसिटिलीन की अपेक्षा बड़ा सिलेंडर होता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यह ए समझ में आया होगा, इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक, तो अब 15वां क्वेश्चन चलते हैं। तो यांत्रिक सहचार में जो कि आवर्धन परास होता है। ठीक, तो आंतरिक संवर्धन में जो होता है यह होता क्या है? ठीक, अभी आपको हम बता रहे हैं। यह जो होता है कि कंपैरेटर होता है। कंपैरेटर गेज का उद्देश्य यह होता है कि किसी स्लिप गेज या रिंग गेज जैसे स्टैंडर्ड गेज और वर्क के साइज में अंतर को प्रदर्शित करता है। ठीक, ये कई प्रकार के होते हैं। ठीक, नंबर 1 मैकेनिकल कंपैरेटर, वायवीय न्यूमेरिकल कंपैरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपैरेटर, ऑप्टिकल कंपैरेटर। ठीक, इसमें आपको पूछा यांत्रिक सहचार। यांत्रिक सहचार जो होता है वह इनका बेहद उपयोग होता है और कंपैरेटर स्टैंड में लगा डायल, इंडिकेटर, माइक्रोमीटर, सिग्मा कंपैरेटर और रीड कंपैरेटर बहुत सुपरिचित टू साधारण मैग्नीफिकेशन रेंज इसका जो होता है कि इसका 100 से 1000 के बीच में होता है। ठीक है, 100 से 1000 के बीच में होता है इसका, और इसका लिस्ट काउंट जो होता है वह जो होता है 10 माइक्रोन या 1 माइक्रोन होता है। ठीक है, या 1 माइक्रोन होता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका सी ऑप्शन ये सही है। ठीक, और इन्होंने भी सही किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित वेल्डन अधिकतम गुणवत्ता वेल्ड देता है। निम्नलिखित वेल्डन अधिकतम गुणवत्ता वेल्ड देता है। नंबर ए गैस वेल्डन, ऑप्शन ए जो है गैस वेल्ड टंगस्टन आर्क वेल्डन, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डन। बी ऑप्शन गैस धातु आर्क वेल्डन, सी कवचित धातु आर्क वेल्डन, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें जो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डन है यह जो है कि सही विभाग के द्वारा किया गया है, तो ये सही है भी। यह जो है कि यह एक साफ उच्च श्रेणी जोड़ होता है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डन, जिसके लिए बहुत कम मात्रा अथवा कई बार बिल्कुल भी वेल्डिंग के बाद सफाई की आवश्यकता नहीं होती। इस विधि द्वारा सबसे बेहतरीन न तथा मजबूत जोड़ प्राप्त होते हैं। मतलब बेहतरीन तो होते हैं, मजबूत भी होते हैं इसके द्वारा। यद्यपि यह आर्क वेल्डिंग की धीमी गति की विधियों में से एक है। यह जो है ऑप्शन नंबर ए ये इसका सही ऑप्शन है। ये बहुत मजबूत होता है और जो है कि जैसा कि अभी हम आपको बताए हैं ये साफ होता, उच्च श्रेणी जोड़ होता है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डन। यह जो है कि निम्मी की बुक में दिया गया ए ऑप्शन सही है। और जिन्होंने इसको अटेंड किया इनका डी है, तो ये गलत है, इनका ऑप्शन गलत किए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 नंबर पे। तो यहाँ पर दिया गया दो समांतर दंडों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त युग्मन जिसकी कुठार थोड़ी सी अक्षों में अलग है, तो
इसमें जो जोड़ होते हैं उसकी कुठार थोड़ी सी अलग है। तो किसकी है? तो यह जो है ओल्डहैम युग्मन होता है, जो कि ये सी ऑप्शन सही है इसका। और बहुत लोग कह रहे होंगे कि इसमें जो है कि सार्वत्रिक, ए वाला ऑप्शन सही है, तो ए नहीं सही है। इसमें थोड़ा सा होता है, उसमें जो है कि जो सार्वत्रिक युग्मन है उसमें जो है कि आपका 30 डिग्री होता है, जो उसमें है। देखिए यहाँ दिखाया गया है ओल्डहैम कपलिंग। इस कपलिंग का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ दो शाफ्टें समांतर तो होती हैं लेकिन एक सिर में नहीं होती। इसमें दोनों शाफ्टों के सिरों पर फ्लैंज फिट होते हैं, जिनके फेस पर एक दूसरे के क्रॉस ग्रुप कटे होते हैं। इन दोनों फ्लैंज के बीच में डिस्क फिट की जाती है, जिसमें दोनों तरफ फ्लैंजों में कटे ग्रुप के अनुसार स्टेप बने होते हैं, जो ग्रुप में फिट हो जाते हैं तथा दोनों शाफ्टें यहाँ पर दिखाया गया है नीचे, जैसा कि आप देख रहे होंगे। यहाँ देखिए दिखाया गया है। अब आपको ओल्ड यूनिवर्सल कपलिंग दिखा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए लिखा गया है, इस कपलिंग का यूनिवर्सल कपलिंग यही है। इस कपलिंग का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ दो शाफ्टें एक सिरे में न होकर 30 डिग्री से कम के कोण पर मिलती हैं। यह बहुत ज़्यादा प्रयोग की जाती है। इसमें दोनों शाफ्टों के सिरे समान आकृति वाले आधे फॉर्क से की द्वारा फिट होते हैं। या फॉर्क सेंट्रल क्रॉस पीस में विपरीत साइडों से पिनों द्वारा जुड़े होते हैं। तो अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिखाया गया है, तो यह जो है कि कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सी ऑप्शन सही है। इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सी ऑप्शन इसका सही है। जिन्होंने अटेंड किया इन्होंने गलत किया है ए ऑप्शन करके। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें 1.25 mm अंतराल 21 TPI के नर उत्पादित करता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया कि 1.25 mm अंतराल 21 TPI 21 थ्रेड पर इंच के नर उत्पादित करता है। इतने mm अंतराल के 21 थ्रेड पर इंच में कौन सा इसमें करता है? ए खुदरा नरलन, बी मध्यम नरलन, सी महीन नरलिंग जो कहते हैं, हिंदी में जो नरनल लिखा गया है। तो नरलिंग जो होती है इसका जो है कि कोर्स नर्लिंग टूल जिसकी पिच 1.75 होती है, 1.75 जिसकी होती है, वह कोर्स के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? कोर्स के अंतर्गत, कोर्स पिच के अंतर्गत, जो खुदरा है। ठीक। और जो इसमें बी आप जिसमें 14 TPI होती है, इसमें कोर्स में 14 TPI होती है। ए के का जो ए ऑप्शन है यह जो है कि 1.75 होता है। और इसके बाद जब इसमें मध्यम देखेंगे तो मध्यम इसका बी ऑप्शन सही है, जिसमें 1.25 mm होता है अंतराल, और जो है कि 21 थ्रेड पर इंच होती है। ठीक। और जो सी ऑप्शन है उसमें जो है कि आपका 0.75 होता है। सी ऑप्शन 0.75 mm होती है। इसमें 30 TPI होता है। कितना? 30 TPI थ्रेड पर इंच। इसमें 30 TPI होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें 30 है महीन वाले में, खुदरा में 1.75 है। तो जब 1.25 है तो वो मध्यम नरलिंग है। कौन सी नरलिंग है? मध्यम। तो इसका बी ऑप्शन सही। जिन्होंने अटेंड भी किया इसका बी किया, इनका भी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया बेल्डन में प्रत्यावर्ती धारा पावर स्रोत की ध्रुवता हमेशा होती है।
तो ध्रुवता क्या होती है, ये तो पहले आपको पता होनी चाहिए। ध्रुवता वह होती है जिसे पोलैरिटी कहते हैं, पोलैरिटी। यह इसकी परिभाषा है इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के चलने की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसका प्रयोग डीसी वेल्डिंग में किया जाता है। यह दो प्रकार की होती है, स्टेट और रिवर्स। अब आपको समझ में आया होगा कि पोलैरिटी क्या होती है। यह इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के चलने की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसका प्रयोग डीसी वेल्डिंग में किया जाता है, न कि एसी में नहीं किया जाता है। यह दो प्रकार की होती है, सीधी और रिवर्स। ठीक, अब इसमें पूछा क्या गया है कि वेल्डन में प्रत्यावर्ती धारा पावर स्रोत की ध्रुवता हमेशा होती है। प्रत्यावर्ती मतलब कौन सी वेल्डिंग में, एसी वेल्डिंग में। एसी वेल्डिंग में बुक के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होता, उसमें जो है कि पोलैरिटी नहीं होती है। तो इसमें जो है कि कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन सही होता है। लेकिन यहाँ पर विभाग द्वारा जो है कि इसको माना कौन सा गया है क्वेश्चन का आंसर, यह लिखा गया है नोट फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन अपॉन आंसर फुल मार्क्स इन बीइंग आंसर टू ऑल कैंडिडेट्स। जितने भी कैंडिडेट इसको जो है कि अटेंड किए हैं और जो नहीं किए हैं उनको भी ये नंबर दिया जाएगा। तो यह जो है कि विभाग के द्वारा इसको सबको नंबर दिया, लेकिन इसका आंसर डी ही सही है। जो डीसी वेल्डिंग में ही सिर्फ जो होती है वह पोलैरिटी होती है, और जो एसी वेल्डिंग है जिसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं उसमें पोलैरिटी नहीं होती है। तो आपको इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर में, 100 mm नामी आमाप लंबाई वाला वी ब्लॉक जिसमें 5 से 90 mm के बीच व्यास और ग्रेड ए के कार्यवस्तु जकड़ने की क्षमता है को कहते हैं। तो इसमें साइज भी दिया गया है। तो पहले हम लोग कौन सा लिखते हैं, पहले हम लोग लिखते हैं बी ब्लॉक। ठीक, आगे लिखते हैं बी ब्लॉक। ठीक, ऐसे लिखते हैं, इसको बुक में भी दिखाया गया है बी ब्लॉक। उसके बाद इसकी साइज लिखते हैं, साइज कितना गया है, दिया गया है 100 mm। फिर लिखते हैं कि कितने से कितने mm तक ये क्षमता रखता है पकड़ने के लिए, जो जिसमें क्षमता होती है वो क्लैम्प करने के लिए बीच में जो 90 डिग्री पे होता है। तो इसको अपान करके ऐसे लिखते हैं 95 स्पेस 90। ठीक, इसमें दिया गया है मान, इसका साइज दिया गया है। तो के बीच व्यास इतने 5 से 90 के बीच में व्यास को यह क्या करता है, क्लैम्प कर सकता है इस साइज का। और फिर इसका ए ग्रेड है, आपको पता है ये ए ग्रेड और बी ग्रेड। और कार्यवस्तु को जकड़ने की क्षमता है। तो ये जो IS इसका कोड है बी ब्लॉक में IS 2949 इसका कोड होता है। तो इसको इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए जो बी ऑप्शन लिखा गया है ए इसका सही है। ठीक है, इसका ए सही है। और बी ऑप्शन में लिखा गया है बी ब्लॉक M 100/5 स्पेस 9 IS 2949। तो इसमें देखिए ग्रेड नहीं प्रदर्शित है, तो बी ऑप्शन गलत है। ठीक, और यम लिखा, यम का मतलब यह है कि मैच्योर्ड पेयर के रूप में प्राप्त है, लेकिन वहाँ पर ए जो है कि नहीं। लेकिन अगर यम लिखा हुआ है तो उसके आगे ये भी लिखा होना चाहिए कि यह विथ क्लेम के साथ, बिना क्लेम के मैच्योर्ड नहीं लिखा जाता, वहाँ लिखा रहता है कि विथ क्लेम। और जो सी ऑप्शन है उसमें लिखा गया भी ब्लॉक 100/5 स्पेस 90 और IS 2949। इसमें देखिए ग्रेड इसमें भी नहीं लिखा गया है, इसमें लिखा है। तो दोनों ऑप्शन गलत हुए। और डी ऑप्शन में लिखा गया वी ब्लॉक M 100/5 स्पेस 90 AIS 2949। तो ये तो सही लिखा गया, लेकिन इसमें विथ क्लैम्प लिखना जरूरी है, ये भी गलत है। ठीक, जब मैच्योर्ड में रहेगा तो विथ क्लैम्प लिखा होना चाहिए। और जो बी ऑप्शन है उसमें ग्रेड नहीं लिखा हुआ, यहाँ ग्रेड दिया गया है कि ग्रेड ए। क्वेश्चन में खुद ब खुद दिया गया, इसकी साइज दी गई है, इसका जो है कि कितनी लंबाई होनी चाहिए, इसका जो है कि यहाँ से यहाँ तक कितना क्लैम्प होना चाहिए, और ग्रेड दिया गया है, कोड सिर्फ नहीं दिया गया। तो उसके अकॉर्डिंग जो है कि 20 गलत है। और यहाँ पर बी में भी ग्रेड नहीं दिया गया, सी में भी नहीं दिया गया, और जो डी में दिया गया है इसमें विथ क्लैम्प होना चाहिए, तब ये सही होता है। लेकिन जो कि ये तीनों बी सी डी तीनों गलत है, ए ऑप्शन इसका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। और जिनका है उन्होंने भी ए किया सही, ए ऑप्शन इसका सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21,
तार के कोर को बनाने के लिए तार के चारों ओर लपेटने हेतु धातु पत्र पर दिए गए वायरिंग अनुमति का निर्धारण निम्नलिखित फार्मूला द्वारा किया जाता है, जहां डी तार का व्यास है तथा स्मॉल टी परत धातु की मोटाई है। तो इसके लिए जो फार्मूला सूत्र होता है वह होता ए ऑप्शन, जो सही है। इसका 2.5 इंटू डी कोष्टक बंद प्लस स्मॉल टी, यही फार्मूला होता है। यह किस लिए किया जाता है? यह वायरिंग अंतराल कुछ नहीं बल्कि केवल तार वाले कोर को बनाने के लिए तार के चारों ओर लपेटने के लिए चादर धातु पर उपलब्ध अतिरिक्त लंबाई की मात्रा है कि कितनी तार की अतिरिक्त लंबाई लगेगी। तो वही वायरिंग अलाउंस जो है, वायरिंग अलाउंस के लिए सूत्र है कोष्टक में 2.5 इंटू डी, यहाँ पॉइंट है 2.5 इंटू डी कोष्टक बंद प्लस स्मॉल टी। तो यहाँ जो स्मॉल डी है वह तार का व्यास है, जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में दिया गया, और टी जो है कि परत धातु की मोटाई है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है कि यह निकाला जाता है वायरिंग अनुमानित जो तार का वायरिंग अलाउंस। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर पे। तो यहाँ दिया गया है आयताकार आकार वाला एक फाइल जिसके दांत मात्र निचले भाग में हैं को कहते हैं। जिसके आयताकार आकार वाली फाइल जिसके दांत मात्र निचले भाग में है को कहते हैं। ये आयताकार फाइल है, ठीक। जिसके दांत मात्र निचले भाग में है, इसके निचले भाग में ही सिर्फ दांत है, उसको कौन सी फाइल कहते हैं? रिपलर फाइल कहते हैं, बैरेट फाइल कहते हैं, टिंकर्स फाइल कहते हैं, मिल्स फाइल कहते हैं, कौन सी फाइल कहते हैं? तो इसको जो है कि सी टिंकर्स फाइल कहते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं अभी फिगर, यहाँ देखिए लिखा गया है टिंकर्स फाइल। टिंकर फाइल जो है इंग्लिश में लिखा गया है टिंकर्स फाइल। ये फाइल चौकोर आकार की होती है जिसके निचले वाले फेस पर दांते होते हैं, इसके ऊपर वाले सिरे पर हैंडल होता है। इस प्रकार की फाइल टिंकरिंग के बाद ऑटोमोबाइल बॉडी को फिनिशिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। और इसका फिगर जो देखते हैं, इसका फिगर जो देखिए यही है फिगर, इसका फिगर यही है, देखिए आयताकार है यह, ठीक है। और इसके निचले फेस पर दांते हैं, यहाँ पर देखिए साइड में ये दिखाया गया है, निचले फेस में दांते हैं, ऊपरी फेस में दांते नहीं हैं। यहाँ देखिए इधर बना हुआ है, इधर वाले पे, इस वाले फिगर पे जैसा कि दिखाई दे रहा होगा। और ये आयताकार है और इसको ऑटोमोबाइल सेक्शन में भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए यही दिखाया जा रहा है, ये टिंकर्स फाइल, यही है टिंकर्स फाइल। यहाँ देखिए यूज किया जा रहा है, इसके निचले फेस पर दांते हैं, ऊपरी फेस पे नहीं है, यही है दिखाया जा रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका फिगर भी आप देख लिए, परिभाषा भी जान लिए। तो इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस सी वाला सही है और बुक के अकॉर्डिंग भी सी सही है, जिनका ये गलत किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए 23 नंबर में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 23 में कि क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है चेतावनी चिन्ह को पहचाने। तो इसमें जो डी ऑप्शन है ए, यह जो दिया गया है ए सही है। डी के कारण सिंबल इसी का है, लेजर बीम का। तो इसमें और भी फिगर आपको दिखा रहे हैं हम अभी। यहाँ जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा रिस्क ऑफ फायर, ये फिगर है, त्रिभुज में है, यह देखिए त्रिभुज बना हुआ है, इसके अंदर रिस्क ऑफ फायर है, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक है, और टॉक्सिक हजार्ड है, और यह रेडिएशन का यह है, और लेजर बीम का यह है। देखिए ये निम्मी की बुक के अकॉर्डिंग है, तो ये ऑप्शन सही है। और जो है कि यहाँ जनरल वार्निंग रिस्क है, ओवरहेड लोड है, रिस्क ऑफ एक्सप्लोशन है, और भी नीचे यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर और भी ओवर हेड लोड है, और वार्निंग साइन, यहाँ टोटल ए वार्निंग साइन की, चेतावनी चिन्ह की, और फोर्कलिफ्ट ट्रक है। तो इस सबका सिंबल यहाँ पर दिखाया गया है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। देखिए ये निम्मी बुक के अकॉर्डिंग है। तो इतना समझ में आया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये इसका ऑप्शन लेजर बीम है, ये जो है कि सही है फिगर, और आप देखेंगे आगे फिगर सब। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
24 नंबर पे। तो यह जो है कि इसमें पूछा गया है 95% ताम्र तथा 5% जिंक सहित पीतल के प्रकार को क्या कहते हैं? तो गिल्डिंग पीतल कहते हैं। गिल्डिंग क्या कहते हैं? गिल्डिंग पीतल कहते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एडमिरल्टी जो ब्रास है, एडमिरल्टी ब्रास, इसमें तांबा 70%, जिंक 29%, टिन 1%। और जो नेवल ब्रास है इसमें तांबा 62% है, जिंक 37% है और टिन 1% है। और ग्लीडिंग मेटल जो कि आपका 8 नंबर पे है, ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है ग्लीडिंग मेटल, इसमें 95% तांबा है और जिंक 5% है। तो ये जो है कि रॉयल की बुक में दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है कि आपके क्वेश्चन भी यही पूछा गया है कि तांबा 95 और जिंक 5%। तो इसके अकॉर्डिंग जो है कि लीडिंग मेटल ये सही है उसमें। इसमें जो है कि देखिए, इसमें भी यहाँ पूछा गया है 95% तांबा, 5% जिंक सहित पीतल के प्रकार को। तो अभी आपने देखा भी बुक के अकॉर्डिंग जो है कि डी वाला ऑप्शन सही है, और ये इन्होंने जो अटेंड किए इनका गलत है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एल्युमिनियम को काटने के लिए छेनी का बिंदु कोण। तो एल्युमिनियम को काटने के लिए जो है कि 30 डिग्री होता है एंगल। छीजल से काटने के लिए एल्युमिनियम को 30 डिग्री रखा जाता है। यहाँ देखिए मेटल के अकॉर्डिंग जो है कि पॉइंट एंगल और झुकाव कोण दोनों दिखाया गया है। तो जैसे यहाँ दिखाया गया, काटा जाने वाला पदार्थ नोक कोण और कोण का झुकाव। उच्च कार्बन इस्पात में जो है कि कितना पॉइंट एंगल होता है? 65 डिग्री, और इसका झुकाव कोण होता है 39.5 डिग्री। ढलवा लोहा का जो होता है कि 60 डिग्री होता है पॉइंट एंगल, और झुकाव कोण होता है 37 डिग्री। और मिद इस्पात का 55 डिग्री होता है पॉइंट कोण, और झुकाव कोण होता है 34.5 डिग्री। और इसमें जो है कि यहाँ देखिए मृद इस्पात का 34.5 होता है झुकाव कोण। पीतल का जो है 50 डिग्री होता है पॉइंट एंगल, और झुकाव एंगल 32 डिग्री। तांबा का 45 डिग्री होता है, 29.5 डिग्री इसका झुकाव एंगल होता है। एल्युमिनियम का, यही आपके क्वेश्चन पूछा गया, एल्युमिनियम का 30 डिग्री होता है पॉइंट एंगल, और इसका झुकाव कोण 22 डिग्री होता है। तो यही आपका ऑप्शन में सही है। चलते हैं क्वेश्चन पे। ये जो यहाँ देखिए वहाँ भी दिखाएं आपको। तो ये 60 डिग्री किसका होता है? कास्ट आयरन का। 30 डिग्री एल्युमिनियम का, और जो 45 डिग्री था वह कॉपर का। अभी आपको पीछे बताए हैं। तो अब इसका जो ऑप्शन डी सही है, और जो है कि जिन्होंने किया उनका भी डी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि इतने IS 3073 स्पेस 1967 के अनुसार बोरिंग प्रक्रिया से सहज वांछित सतह खुरदरापन होती है। तो इसमें जो है कि ये ऑप्शन इसका सही है। ये ऑप्शन सही है। 1.6 से 6.3 माइक्रोन तक होता है बोरिंग प्रक्रिया के लिए। तो अभी इसको अभी चार्ट हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ देखिए दिखाया जा रहा है चार्ट आपको, जैसा विनिर्माण प्रक्रिया से अपेक्षित सतह खुरदरापन विनिर्माण का प्रक्रिया है, और इसका खुरदरा सतह है। देखिए यहाँ कोड भी लिखा गया इसका IS 3073 स्पेस 1967। ठीक, और ये अलग अलग जो है कि प्रक्रियाएँ हैं। यहाँ पर हार्ड रोलिंग है, प्लेनिंग है, सेंट कास्टिंग है, टर्निंग और मिलिंग, फाइलिंग है, और पहिया ग्राइंडिंग, हाथ ग्राइंडिंग है, ड्रिलिंग है। अब इसके बाद आपका आता है जो क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पर बोरिंग आपके क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ बोरिंग का जो है कि आपका यह है। तो यहाँ चार्ट में दिखाया गया 1.6 से 6.3 तक, 1.6 से 6.3 तक। और ड्रिलिंग में कितना होता है? ड्रिलिंग में इसके ऊपर है 1.6 से 20 तक। और हाथ ग्राइंडिंग कितना होता है? 6.3 से 25 तक। अब फाइलिंग में कितना होता है? देखिए फाइलिंग में यहाँ दिया गया है 0.25 से 25 तक, 25 माइक्रोन तक। ये सब जितने लास्ट में दिए गए हैं सब माइक्रोन, इतने से इतने तक माइक्रोन। तो आपके क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था? बोरिंग का। बोरिंग का 1.6 से 6.3 माइक्रोन पूछा गया था। तो ये बोरिंग का होता है। ठीक है, जैसा कि आप चार्ट देख रहे होंगे। चलते हैं क्वेश्चन पे।
देखिए यहाँ क्वेश्चन पे दिखाई दे रहा होगा आपको, जैसे कि ए ऑप्शन इसका सही है, जैसा अभी दिखाएं चार्ट में 1.6 से 6.3 माइक्रोन तक बोरिंग प्रक्रिया ऑपरेशन दिया गया, और जिन्होंने इसको अटेंड किया है इनका जो है गलत है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है सामान्य सोल्डर के लिए निम्नलिखित संयोजन में से कौन सा सही है जिसका प्रयोग सामान्य धातु पत्र उपयोग हेतु किया जाता है। इसमें देखिए सामान्य के लिए ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। 50 टिन 50 लेड होता है सोल्डरिंग में। जैसा कि आपको भी पता होगा, बुक में एक बुक में नहीं सभी बुकों में यही दिया गया है, लेकिन कुछ कैंडिडेट इस पर ऑब्जेक्शन किए होंगे तभी इस क्वेश्चन को रिमूव किया गया और सभी कैंडिडेट को यहाँ लिखा गया है, ऑल कैंडिडेट को नंबर दिया गया है, फुल मार्क दिया गया, यहाँ पर दिखाया गया फुल मार्क, तो ये फुल मार्क दिया है, लेकिन इसका ऑप्शन ए ही सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिखाया गया है बाह्य माइक्रोमीटर भाग ए को पहचाने। तो भाग ए को कैसे क्या पहचानना है, इसका नाम पार्ट का बताना है। जैसा कि माइक्रोमीटर में अलग अलग पार्ट के नाम हैं, तो इसमें ए ऑप्शन में बैरल दिया गया है, बी ऑप्शन में स्पेंडल दिया गया है, सी ऑप्शन में थिम्बल दिया गया है, डी ऑप्शन में रैचेट दिया गया है। तो इसमें जो यहाँ पर भाग ए जो यहाँ ए है इसका नाम पूछा गया है, तो इसमें जो है कि कौन सा सही है, इसका अकॉर्डिंग सी सही है, जो है कि थिम्बल है। क्या है, थिम्बल। तो इसको थिम्बल है, तो इसको अभी हम फिगर में भी दिखाते हैं आपको। जैसा कि आप फिगर देख रहे होंगे, देखिए ए एनबिल दिया गया है, ए स्पेंडल दिया गया है यहाँ पर एरो लगा के, फिर ये स्लिप दिया गया। स्लिप कौन सा, ये जो जीरो वाली है यहाँ पर, यह जिस पर डेटम लाइन बनी है, स्लिप या बैरल कहिए, यही है स्लिप या बैरल, ठीक। और जो थिम्बल है इसी को आपको पूछा जा रहा है, इस चीज़ को जो बैवल घेरे में जो वर्नियर स्केल बने होते हैं इस पर, वही है, उसका पार्ट का नाम पूछा जा रहा है। तो ये थिम्बल है, थिम्बल पैमाना भी सिखाते हैं। और रैचेट स्टाफ इधर पीछे की तरफ है। और आगे इसमें देखते हैं क्या क्या है। इसमें देखिए यह लॉकिंग लीवर है, यह लॉकिंग लीवर है, यहाँ पर है दिखाया गया है। और इसके पार्ट जो हैं कि ये साइज लिखा जाता है, माइक्रोमीटर किस रेंज में है, इसका लिस्ट काउंट क्या है। 0 से 25 mm आता है, और 25 से 50 mm आता है, 50 से 75 mm आता है। और जो भी माइक्रोमीटर होता है उसका साइज यहाँ लिखा रहता है, और कंपनी का नाम, जैसे जिस कंपनी का हो उस कंपनी का नाम, और उसका लिस्ट काउंट लिखा रहता है। अगर मीट्रिक में है तो मीट्रिक का लिस्ट काउंट है, ब्रिटिश में है तो ब्रिटिश का लिस्ट काउंट यहाँ लिखा रहता है। और जो है कि ये देखिए लिखा यहाँ पर है, ये यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और इसको यू फ्रेम कहते हैं, यह जो है यू फ्रेम या सी फ्रेम, किसी किसी बुक में सी फ्रेम इसको कहते हैं या तो यू फ्रेम कहते हैं। तो यहाँ पर आपको अब इसके जानकारी हो गई होगी कि इस भाग को जो भाग पूछा जा रहा है वो थिम्बल है। तो देखिए यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको कि यहाँ पर देखिए एक पीछे की तरफ रैचेट स्टाफ है, ये थिम्बल है, यह जो स्लीव कहिए या बैरल कहिए, स्पेंडल लॉक है, यह जो स्पेंडल है, यह एनविल है। और यहाँ देखिए आगे, और ये देखिए फ्रेम दिखाया जा रहा है यहाँ पर, फ्रेम ये, और यहाँ पर जो है कि इसका फ्रेम और साइज भी यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। तो इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो है कि ऑप्शन नंबर सी सही है, थिम्बल यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित एक प्रकार का विद्युत प्रतिरोध वेल्डन है। कौन सा विद्युत प्रतिरोध वेल्डन है इसमें, तो इसमें जो है कि ए ऑप्शन पूछा विद्युत धातुमल वेल्डन, बी ऑप्शन संधि वेल्डन, सी ऑप्शन थर्मिट वेल्डन, और डी घर्षण वेल्डन। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी सही माना गया, और सही है भी, बी वाला ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन सही है। यह संधि वेल्डिंग क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह वेल्डिंग की जाने वाली धातु में से गुजारा जाता है, जिससे धातु जल्द ही प्लास्टिक अवस्था तक गर्म हो जाती है, फिर दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो इसी को संधि वेल्डिंग कहते हैं। और जो थर्मिट वेल्डिंग होती है, यह एक फ्यूजन वेल्डिंग है जिसमें रासायनिक क्रिया द्वारा उत्पादन किया जाता है। और जो घर्षण वेल्डन है, इसमें जो घर्षण के द्वारा पार्ट को जोड़ा जाता है। और जो थर्मिट वेल्डिंग आप लोग सुने होंगे, इसमें एल्युमिनियम और एक और पाउडर होता है, दोनों का अनुपात 7:8:3 या 7:3 का अनुपात होता है, देख लीजिएगा बुक में। तो इसमें जो है कि ऑप्शन नंबर
संधि वेल्डन आपका सही है, बी ऑप्शन। और यहाँ बी ऑप्शन माना गया है आयोग के अनुसार। तो यह जो है कि जिनका है इन्होंने गलत किया है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया 30 में कि मूल छिद्र प्रणाली में 50 mm के आकार के लिए फिट का निष्पीड़न है। तो मूल छिद्र प्रणाली मतलब होल पद्धति में, होल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है कि इसमें पूछा गया है, होल सिस्टम के अकॉर्डिंग कि 50 mm के आकार के लिए फिट का निष्पीड़न मतलब फिट को कैसे दर्शाएंगे। तो इसमें देखिए, इसमें बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन कैसे सही है कि जो 50 दिया गया है, 50 यहाँ पर 50 H7/G6 दिया गया है। तो इसमें जो बेसिक माप इसका है 50 mm, ठीक, चाहे होल पे हो चाहे सॉफ्ट पे हो, ठीक। और जो H है यह कैपिटल H यह होल को प्रदर्शित करता है। और जो ये 7 है, 7 दिखाया गया है H के बगल में, यह जो है कि होल का विचलन कहिए या ग्रेड कहिए, ठीक। और जो स्मॉल g है यह जो है कि आपका शाफ्ट का प्रदर्शित करता है, शाफ्ट को प्रदर्शित करता है। और जो इसमें 6 है यह वाला, यह जो है कि आपका शाफ्ट का ग्रेड विचलन प्रदर्शित करता है, ग्रेड प्रदर्शित करता है, जो टॉलरेंस ग्रेड होता है उसको प्रदर्शित करता है 6। तो जो शाफ्ट को प्रदर्शित करने के लिए स्मॉल अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया जाता है और होल को प्रदर्शित करने के लिए H का प्रयोग किया जाता है, कैपिटल H का। तो इसका जो है इसमें पूछा गया छिद्र प्रणाली में 50 mm के, छिद्र प्रणाली में मतलब होल बेसिस सिस्टम के अकॉर्डिंग 50 mm के आकार के लिए फिट का निष्पीड़न बताइए। तो इसमें जो है कि बी वाला ऑप्शन सही है, जैसा कि अभी हम आपको बताए हैं। तो ये 50 बेसिक साइज है आपका, चाहे शाफ्ट के लिए हो चाहे होल के लिए हो। और जो H है, H7 है, यह जो है कि होल पूछा गया है तो होल H7 पहले लिखा जाएगा, इसके बाद शाफ्ट का जो साइज रहेगा उसको लिखा जाएगा, शाफ्ट को प्रदर्शित किया जाएगा। और इसमें देखिए ए ऑप्शन में पहले क्या दिया गया है, तो ए ऑप्शन में दिया गया है 50 बेसिक साइज दिया गया है। उसके बाद स्मॉल G6 दिया गया है। तो स्मॉल G6 किसके लिए प्रयोग होता है, स्मॉल अल्फ़ाबेट जो है शाफ्ट के लिए प्रयोग होता है। तो ए ऑप्शन गलत हो गया, ठीक। और फिर सी ऑप्शन में देखिए, इसमें जो है कि वही चीज़ दिखाया गया, इसमें मल्टीपल किया गया है, तो ये भी गलत हो गया सी ऑप्शन। और जो डी ऑप्शन है इसमें सही दिखाया गया, लेकिन यहाँ बीच में मल्टीपल नहीं होगा, यहाँ जो गुणे का निशान दिया गया है ये नहीं होगा। और यह जो है कि बी वाला ऑप्शन सही है, इसमें बी वाला ऑप्शन सही है आपका। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें पूछा गया है तापानुशीतन के दौरान कार्बन इस्पात के लिए शीतलन दर जो है इसमें पूछा गया। तो इसमें 100 से बी ऑप्शन सही है, 100 से 150 डिग्री सेल्सियस जो होता है पर घंटा या 4 पर घंटा दिया गया शीतलन दर रखी जाती है। अब इस इंजन का ए भी सही किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 32 चलते हैं। तो इसमें आर्क वेल्डन इलेक्ट्रोडी में 1.4 से लेकर 1.5 का लेपन घटक कौन सा है, हल्का है कि मध्यम है कि भारी लेपित है इलेक्ट्रोडी। जो इलेक्ट्रोड आता है वेल्डिंग में, वेल्डिंग करते समय जो इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है, तो उसके ऊपर जो कोर वायर के ऊपर फ्लक्स लगा होता है, जो लेपन जिसे कहते हैं, तो वह जो है कि फ्लक्स के मोटाई का पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो यह हल्का, मध्यम, भारी 3 प्रकार के होते हैं। तो जो हल्का वाला होता है, हल्का कोटिंग, उसका जो है कि आपको बता रहे हैं कि 1.2 से 1.3 तक होता है, 1.3 तक। और जो 1.4 से मध्यम वाले का जो होता है, बी वाले का, मध्यम वाले का, तो 1.4 से 1.5 तक होता है। और जो सी भारी लेपन होता है, तो भारी लेपन के लिए कितना होता है, 1.6 से 2.2 तक होता है या लेपन का घटक। तो ये भारी के लिए यह हो गया, हल्के के लिए 1.2 से 1.3 तक होगा, यह हल्के के लिए हुआ। तो आपका पूछा जा रहा है 1.4, तो यह जो है कि बी ऑप्शन सही है इसमें, मध्यम लेपित इलेक्ट्रोड। और जिनका है ये भी बी ऑप्शन सही किए, तो ये जो है कि बी ऑप्शन सही है इसका, और इनका भी सही है
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33, जटिल कार्य में धातु पत्र के अंदर की कर्तन के लिए प्रयुक्त सीयर्ज को कहते हैं। तो इसमें जो है कि हॉक बिल्ड सीयर्ज होता है, जो बी ऑप्शन सही है, और इन्होंने छोड़ दिया है। तो यह जो है कि निम्मी बुक में आप देखेंगे हॉक बिल्ड सीयर्स उसमें दिया गया है। जो निम्मी बुक के अकॉर्डिंग है वो उसमें जो है कि इसको हॉक बिल्ड सीयर्स यहाँ पूछा जा रहा है, जो कि यह इसका नाम है हैंड निम्मी बुक में जो दिया गया हैंड लीवर सीयर्स, ठीक है, सीयर्स दिया गया। यह जो है कि 3 mm तक की मोटाई की चादर धातु को काटने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये जो है कि निम्मी बुक के अकॉर्डिंग, और ये आयोग भी इसको सही माना, ये सही है भी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह जो है कि 34 नंबर क्वेश्चन नंबर है। इसमें निम्नलिखित धातु के छिद्रण तथा परिछिद्रण करते समय मिट्टी के तेल का प्रयोग कर्तन तरल के रूप में किया जाता है। यहाँ पर पूछा गया है आपका कि निम्नलिखित धातु छिद्रण तथा परिछिद्रण करते समय मिट्टी के तेल का प्रयोग कर्तन तरल के रूप में किया है। मतलब कि ड्रिलिंग और रीमिंग करते समय किस पदार्थ के में जो है कि मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाता है, तो यह है एल्युमिनियम में, जैसा कि आपको पता है, पढ़े भी होंगे और भी बुकों में, एल्युमिनियम में जो मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है छिद्रण मतलब ड्रिलिंग के लिए, और परिछिद्रण मतलब रीमिंग के लिए भी। तो इसका जो है ए ऑप्शन सही है, और इनका भी सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन गैर विनाशी परीक्षण पद्धति है? निम्नलिखित में से कौन गैर विनाशी परीक्षण पद्धति है? तो गैर विनाशी परीक्षण जो है कि रेडियोग्राफी होती है, ये आपको पता भी होगा, वेल्डिंग लेसन पढ़े होंगे, ये रेडियोग्राफी है। और जो है कि जिन्होंने इसको अटेंड किया है वो गलत किए हैं, तो इसका आंसर डी सही है, और इसको विभाग भी सही माना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36, क्लास डी अग्नि में सम्मिलित ईंधन, जो क्लास डी होता है इसमें जो है कि क्लास डी में कौन कौन से ईंधन इसके अंतर्गत आते हैं? तो इसमें जो है कि आपका धातु आता है, धातु और बिजली से लगी आग को इसी के अंतर्गत आते हैं। बिजली और धातु के अंतर्गत जो होते हैं आग लगे, इसके नहीं, जैसे बिजली के द्वारा जो आग लगती है कारखानों में या कहीं पर, और जो धातु मेटल के द्वारा जो आग लगती है, ये दोनों जो है कि क्लास डी के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो है कि पूछा क्या गया है, तो इसमें पूछा गया धातु जो है कि किसमें आते हैं? क्लास डी। इसमें सी ऑप्शन सही है। अच्छा, जो कागज़ और कास्ट के द्वारा लगते हैं वो कार्बोनेशियस फायर होते हैं, जो कि ए के अकॉर्डिंग आते हैं। किसके अकॉर्डिंग? ए के अकॉर्डिंग, क्लास ए के अकॉर्डिंग। और जो कागज़, लकड़ी, पेपर के ठोस पदार्थ के अंतर्गत आते हैं वो क्लास ए के अंतर्गत आते हैं, ठीक। और जो क्लास बी के अंतर्गत आते हैं वो ज्वलनशील द्रव आते हैं, जो क्लास बी के अंतर्गत आते हैं, यह ज्वलनशील द्रव, यहाँ बी हम लिख दे रहे हैं बी। तो एक ज्वलनशील द्रव जो है कि क्लास बी के अंतर्गत आते हैं। अब आपका बचा कौन सा? द्रवित गैस। तो ये जो द्रवित गैस है यह जो है कि क्लास सी के अंतर्गत आता है। तो और जो है कि डी वाला जो सी ऑप्शन में दिया गया धातु, और किसके अंतर्गत, और इसके अंतर्गत डी के अंतर्गत कौन आता है? बिजली से लगी आग। तो ये चारों क्लास के हमने आपको बता दिए, तो आपको समझ में आया होगा। और यहाँ आयोग द्वारा भी इसको सी ऑप्शन सही किया गया, और सही है भी, इनके द्वारा भी सी किया गया सही। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 37 पूछा गया है, न्यूमेटिक प्रणाली में नियंत्रण वाल्व का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसमें ए ऑप्शन है तरल चालित तरल का संचयन करना, ए भी गलत है। बी ऑप्शन है प्रणाली को तरल दाब उपलब्ध कराने, ए भी गलत है। और सी ऑप्शन है तरल के प्रवाह को दिशा देने के लिए, तो ए ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। और जिनका ए भी सही किए हैं, और डी ऑप्शन में उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी कैसे हो सकता है जब 2 ऑप्शन गलत हैं? तो इसका सी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर में है,
गोल दंडों के केंद्र का पता लगाने के लिए प्रयोग किए गए कैलिपर को कहते हैं। तो जो गोल राड होते हैं उनका जो पता लगाने के लिए किसका, सेंट्रल का, केंद्र यहाँ पूछा मतलब सेंटर का पता लगाने के लिए उनका केंद्र बिंदु कौन सा है, तो किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए नंबर ए दिया गया है सुदृढ़ जोड़ कैलिपर, बी ऑप्शन दिया गया है स्प्रिंग जोड़ कैलिपर, और जो सी ऑप्शन है जैनी कैलिपर, और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसमें जो है कि कौन सा सही है, जैनी कैलिपर, जैसा कि आपको भी पता होगा सी ऑप्शन सही है और इन्होंने भी सही किया है। किसी भी गोल रॉड का सेंटर निकालने के लिए वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग किया जाता है और इसका जो है कि जैनी कैलिपर का प्रयोग किया जाता है, वो भी किसके साथ, बी ब्लॉक में क्लैंप करके, तब उसका सेंटर पता चलता है, कौन सा सेंटर कहाँ पर है, इसका सेंटर पता किया जा सकता है गोल रॉड का, किसके द्वारा, जैनी कैलिपर द्वारा और वर्नियर हाइट गेज के द्वारा। इसमें सी ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें पूछा गया छिद्रों को परिष्कृत करने के लिए होनिंग का प्रयोग, छिद्रों को परिष्कृत करने के लिए होनिंग का प्रयोग में किया जाता है। ए ऑप्शन दिया गया मात्र फेरस सामग्री के लिए, बी ऑप्शन दिया गया मात्र गैर फेरस सामग्री के लिए, सी ऑप्शन दिया गया फेरस तथा गैर फेरस सामग्री के लिए, डी ऑप्शन दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है कि जो होनिंग की जाती है वह फेरस तथा गैर फेरस सामग्री दोनों के लिए की जाती है। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला सही है ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है। इसमें फेरस तथा गैर फेरस सामग्री के लिए की जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया नाली एवं अन्य पतली नलिकाओं को काटने के लिए हेक्साब्लेड का अंतराल होता है। नाली एवं अन्य पतली नलिकाओं को काटने के लिए हेक्साब्लेड का अंतराल होता है। जो पतली पतली होती हैं उनको काटने के लिए कौन सा हेक्साब्लेड का मतलब पिच अंतराल पूछा गया है। हेक्साब्लेड के पिच के जो दो दांतों के बीच की दूरी होती है पिच कहते हैं, वह कौन सा प्रयोग किया जाता है पतली पतली नालियों मतलब पतली पतली सीटों को काटने के लिए। तो ए ऑप्शन में दिया गया है 1.8 mm, बी ऑप्शन दिया गया है 0.8 mm, सी ऑप्शन 1.4 mm, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है कि कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी 0.8 जो होता है यह जो है कि पतली नलिकाओं और पतली पतली सीटों को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है और इनका भी सही है। तो इसमें टोटल क्वेश्चन 60 थे जिसमें 40 क्वेश्चन टेक्निकल थे, 20 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल हैं। तो इसमें जो 20 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल है इसको जो है कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, पार्ट 2 में बताएंगे आपको। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप जो है कि शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए और धन्यवाद।